इतिहास के क्रम में सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में बात करेंगे। कम बात करते हुए हम लोग अधिक से अधिक लिखकर इसको आपको बताने का प्रयास करूंगा मैं, और आप लोग भी एक शॉर्ट नोट बनाइए, रट में लिखिए, लिखते हुए चीजों को समझने का प्रयास करिए। यकीन मानिए, सिंधु घाटी सभ्यता आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। आप कोई भी एग्जाम लीजिएगा, अगर सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर ऐसी कोई चीज नहीं बचेगी जो आपको यहाँ ना मिले। इसलिए थोड़ा सा धैर्य बनाकर और हम पर यकीन करकर आप ध्यान से पढ़िए और सारी चीजों को लिखते नोट करते हुए चलिएगा, लिखते चलिएगा। देखिए, सबसे पहले हम इसको सिंधु घाटी सभ्यता ही क्यों बोलते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए बोला जाता है, इस सभ्यता के ज्यादातर स्थल, पूरा स्थल सिंधु हुआ, उसकी सहायक नदियों के आस पास पाए गए। इसलिए इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है? तो इसकी वजह यही वजह है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जितने अवशेष या साक्ष्य हमें प्राप्त हुए, ज्यादातर सिंधु नदी या सिंधु नदी की सहायक नदियों के आसपास पाए गए। इसलिए इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता रखा गया। इसी क्रम में आगे कहा जाए, इसको कभी कभी कई लोगों के उनसे आपने सुना होगा, इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, या आपके अध्यापक ने या आपने किसी पुस्तक में पढ़ा होगा, इसको हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं। तो इस हड़प्पा सभ्यता क्यों बोलते हैं? तो सिंधु इसको हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता की जब खोज की गई तो सबसे पहले जो पहला शहर या पहला स्थान हमें हड़प्पा प्राप्त हुआ, इसलिए हम इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। अब आगे इसी क्रम में हम बात करेंगे हड़प्पा या सिंधु के बारे में। हमें सबसे पहले ऐसा क्या साक्ष्य था या ऐसा कौन सी व्यक्ति था जिसने हमें सबसे पहले बताया, या उसको कैसे पता चला, इन सब चीजों में हम काफी प्राचीन में चलेंगे। फिर धीरे धीरे क्रम बाय क्रम मैं आपको विस्तार से आगे बताऊंगा और अंत तक बताने का प्रयास करूंगा। तो सबसे पहले एक व्यक्ति हुए चार्ल्स मैसन। इसको आप लोग थोड़ी सी डार्क में इसको लिखिएगा। ये पहले व्यक्ति थे, लगभग बात है सन 1828 से 1836 के बीच। इन्होंने सबसे पहले अपने लेखों को
ये पहले व्यक्ति थे। सर्वप्रथम सिंधु सभ्यता के बारे में इन्होंने, चार्ल्स मैसन, इन्होंने सबसे पहले अपने लेखों में सिंधु सभ्यता के बारे में उल्लेख किया। फिर उसके बाद इन्होंने उल्लेख कर दिया, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं हुआ, काफी ध्यान में नहीं कर दिया गया। लेकिन सन 1856 उस समय भारत में ब्रिटिश राज था और तमाम काम चल रहे थे, और उसी समय लाहौर से उस 1856 में लाहौर से कराची रेल मार्ग का निर्माण किया जा रहा था। वहां पर मिस्त्री मजदूर कार्य कर रहे थे, तो रेल लाइन बिछाने के लिए खुदाई चल रही थी। खुदाई में उन लोगों को क्या प्राप्त हुआ कि वहां काफी सारी एक ही तरह की, एक ही साइज की ईंटें प्राप्त हुई। तो उन्हें लगा कि यहाँ लग रहा है कोई सभ्यता रही होगी, आज नहीं तो कल यहाँ कोई ना कोई तो सभ्यता रही होगी, या ऐसा क्या था। तो उन्होंने ये जानकारी सरकार कर दी। तो सरकार ने इस विषय में कुछ नहीं किया, लेकिन धीरे 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 चलता रहा। और सन 1861 भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग बनाया गया। और इसके प्रथम अध्यक्ष बनाए गए कनिंघम महोदय। उस समय कनिंघम महोदय को अध्यक्ष बनाया गया। उन्होंने इसकी जांच की और इन्होंने इस यहाँ पर सभ्यता होने की पुष्टि की। पुष्टि की का मतलब उन्होंने औपचारिक रूप से कहा कि हाँ, यहाँ पर कोई ना कोई सभ्यता है। अब जब पुष्टि हो गई तो फिर अब उसकी जांच की जाएगी, मतलब उसकी जानकारी जुटाई जाएगी। यहाँ पर सभ्यता थी तो कौन सी सभ्यता है, तो उसकी खुदाई चालू। तो इसी क्रम में सन 1921, आपने काफी सुना होगा, आपने यहाँ से पढ़ा होगा मेरे जानकारी के हिसाब से, 1921 में हमारे एक वैज्ञानिक हुए जिनका नाम था दयाराम साहनी। इन्होंने सर्वप्रथम 1921 में इन्होंने सर्वप्रथम हड़प्पा नामक नगर की खोज की। लेकिन ये की कहा, ये इन्होंने सन 1921 में पंजाब, उस समय हमारे देश का विभाजन तो हुआ नहीं था, तो पंजाब में एक जगह है मोंटगोमरी, उस समय हुआ करती थी। तो 1921 में पंजाब के मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर हड़प्पा सभ्यता की खोज की। हड़प्पा सभ्यता की खोज थी, और ये पहली जगह थी जो सिंधु घाटी सभ्यता की खोजी गई थी। इसी क्रम में इन्होंने दयाराम साहनी ने हड़प्पा शहर की खोज की। उसके तुरंत अगले साल 1922 में एक दूसरे व्यक्ति थे, इनका नाम था राखल लाल बनर्जी। इनका नाम था राखालदास बनर्जी। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता के क्रम में इन्होंने सिंधु नदी के किनारे एक दूसरे जगह की खोज कर डाली, दूसरे स्थान की खोज कर डाली, जिसका नाम था मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदड़ो नामक स्थान की खोज की। मोहनजोदड़ो
वर्तमान में तो सिंध प्रांत जो पंजाब है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर आता है सिंध प्रांत। वहाँ का एक जिला है लड़काना, उसी जिले में ये पड़ता है। ये सारी बातें कौन सा स्थान वर्तमान में कहाँ है, ये सब चीजें हम आगे बात करेंगे। लेकिन आप ये बात समझ लीजिए कि जो मोहनजोदाड़ो मतलब शहर है, जगह है, इसको अन्य इसके अन्य नाम भी है, उनको भी लिख लीजिए, कभी कभी पूछ लिया जाता है। इसको हम लोग मरको का टीला भी कहते हैं, और इसका एक अन्य नाम नखलिस्तान भी है, इसको हम लोग सिंध पहाड़ भी कहते हैं। तो ये तीन नाम और लिख लीजिए। इतना हम कहीं फिर आगे और देखते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता को क्रम बाय क्रम इसी क्रम में खोज हुई। सबसे पहले उसकी खोज हुई थी हड़प्पा की, उसके बाद मोहनजोदड़ो की, इसी तरह आगे फिर और भी कई जगह खोजी गई। जैसे उसके बाद खोजा गया लोथल खोजा गया, कालीबंगा खोजा गया, चौहदड़ो खोजा गया, बहुत सारी राखी गढ़ी, बहुत सारी जगह खोजी गई। लेकिन सबसे पहले हड़प्पा की खोज हुई तथा उसके बाद मोहनजोदड़ो की खोज हुई। अब मोहनजोदड़ो का कार्यक्रम क्या था, इसकी भी जानकारी हमें होनी चाहिए। जब खोज हुई तो फिर सब पता लगाया गया। एक आपने पद्धति सुनी होगी कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग पद्धति से जब खोज हो चुकी हड़प्पा की तो पता लगाया गया कि इसका कारण क्या था। कई वैज्ञानिक पद्धति है जिनसे पता लगाया जाता है कि ये जो सभ्यता है या कोई जो वस्तु है ये लगभग कितने वर्ष पुरानी है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का कार्यक्रम आप डालिए बनाया गया। जब पता किया गया सिंधु घाटी सभ्यता का कार्यक्रम, तो पाया कि लगभग आपको पुस्तकों में कई प्रकार से अलग अलग मिलेगा, लेकिन मैं जो बता रहा हूं इसको आप ध्यान से सुनिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का कार्यक्रम 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना जाता है। इसमें काफी मतभेद हुए, लेकिन अंततः ये हुआ कि इसका कार्यक्रम 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक था। और इसका क्षेत्र मतलब इस सिंधु घाटी सभ्यता कितने, इसका विस्तार क्या था, कहां कहां फैली थी, तो इसका विस्तार लिखिए। इस सभ्यता का विस्तार भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में वर्तमान समय तक अभी तक खाली 3 ही देशों में सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष या इनके पूरा स्तर हमें प्राप्त हुए हैं। अब समझने की जरूरत है कि ये क्या था। तो देखिए आपने भारत का मैं तब बना दे रहा हूँ, आपने देखिए एक मैं समझने के लिए आपके लिए, ताकि आप समझ जाएं, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूं कि सिंधु सभ्यता का मैदान, सिंधु सभ्यता का एरिया क्या था। इससे आपको आज ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, इसलिए मैं आपके लिए बताया। आपने पढ़ा होगा कि ये जो सिंधु नदी है यहाँ से तराई क्षेत्र से निकलती है और यहाँ से होते हुए यहाँ इस साइड को जाके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। सॉरी अरब सागर में, यहाँ अरब सागर है इस साइड, बंगाल की खाड़ी को इस साइड। तो ये जो ये एरिया था, ये यहाँ पाकिस्तान, अफगानिस्तान और लगभग भारत का एक उत्तरी भाग था। यहाँ पर इसको ये यहाँ पर हमारे सिंधु सभ्यता का विस्तार था, ज्यादातर विस्तार यही था। तो इसको हम लोग सिंधु मैदानी प्रदेश बोल सकते हैं। यहाँ पर इतने एरिया में सिंधु सभ्यता का विस्तार था। ठीक है। अब कहा जाए कि इसका क्षेत्रफल हमें इतना था, लेकिन अगर कहीं एग्जाम में प्रश्न आ जाता है कि इसका क्षेत्रफल था कितना, मतलब शब्दों में तो इतना था, तो लिख लीजिए इसका क्षेत्रफल लगभग 12,99,600 किलोमीटर स्क्वायर था। इसका क्षेत्रफल जो सिर्फ सभ्यता का क्षेत्रफल था, तो 12,99,600 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है। ठीक है, इतना हुआ। चलिए
एक शॉर्ट नोट बनाते चलिए कहा, जिससे आप एक नजर में सारा रिवीजन कर पाए। हमारा उद्देश्य है कि आप एक शॉर्ट नोट बनाइए जिसमें आप एक बार में अपना सारा, अब इसका मतलब एरिया या क्षेत्रफल समझने के लिए एक मानचित्र की मुझे जरूरत है। मैं आपको समझाने के लिए एक मानचित्र बनाता हूँ, आपको काफी अच्छे से समझ में आएगा। ये हुआ हमारा भारत। अब ये जो सिंधु सभ्यता थी, इसके बारे में अगर कई बार दिशाओं से प्रश्न किया जाते हैं, तो एक ऐसा आप चित्र बना लीजिए, ऐसा मैप बना लीजिए। इसका सबसे पूर्वी जो था, ये आपको दिशाओं का तो शायद ध्यान होगा, ये पूरब हो गया, ये पश्चिम हो गया, पश्चिम हो गया, पश्चिम हो गया, ये उत्तर हो गया और ये दक्षिण हो गया। तो कई बार प्रश्न आता है कि सिंधु सभ्यता का पूर्वी, सबसे पूर्वी हिस्सा कौन सा था? तो पूर्वी हमारे उत्तर प्रदेश में है एक जगह आलमगीर, यूपी, और उत्तरी मांडा, ये जेके में, जम्मू कश्मीर। अब पश्चिमी भाग की बात हो तो ये हमारे भाग में नहीं पड़ती, ये पड़ा है सुल्तान, ये कुछ बलूचिस्तान में पड़ती है। ये बलूचिस्तान में पड़ती है। ये सबसे पश्चिमी हिस्सा है और ये सिंधु सभ्यता का दाहिना भाग, ये सबसे दक्षिणी हिस्सा था, ये एमएच में पड़ता है, मतलब महाराष्ट्र में। ये सिंधु सभ्यता ऐसे फैली थी, उत्तर में जम्मू कश्मीर के मांडा तक थी, पूर्व में उत्तर प्रदेश के आलमगीर तक थी, दक्षिण में दायां महाराष्ट्र तक फैली थी, तथा पश्चिम में सुल्तान और बलूचिस्तान तक फैली थी। इतना नोट कर लीजिए और हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे लिखिए, लिखते चलिए आप। सिंधु सभ्यता कांस्य सभ्यता थी। लिखने से परहेज मत करिए, किसी ने कहा है लिखने से चीजें ज्यादा दिनों तक या ज्यादा लंबे समय तक हमारे दिमाग में रहती हैं, इसलिए कभी भी कुछ भी आपको याद करना हो लंबे समय के लिए तो उसको लिखा जरूर करिए। लिखने से आपकी याददाश्त काफी तेज रहती है और लंबे समय तक याद रख पाते हैं। सिंधु सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। इसे आदि प्रागैतिहासिक काल में रखा गया है। आदि प्रागैतिहासिक का मतलब होता है ऐसा कालक्रम जिसके बारे में लिखित तो मिले लेकिन हम उसके बारे में पढ़ नहीं सके। तो इसे ऐतिहासिक काल में रखा गया है। इसकी जो लिपि मिली है, लिपि इसी सभ्यता की जो लिपि है, इसको समझा नहीं जा सका। लिपि कई बार प्रश्न आ जाता है कि सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी, तो इसकी लिपि थी चित्रात्मक, भाव आत्मक, मतलब वो लोग जैसा कुछ देखते थे वैसा कुछ लिख देते थे, अंकित कर देते थे। तो उसको बोलते हैं पुष्टोपेदन। पुष्टोपेदन ये इनकी लिपि थी। पुष्टोपेदन, इसको एक बार और लिख लीजिए पुस्तक में। कई बार प्रश्न आए पुष्टोपेदन आगे चित्राक्षर या भावाक्षर थी। पुष्टोपेदन लिपि इससे तात्पर्य है कि इसकी पहली लाइन बाएं से दाएं
दाएं तथा दूसरी दाएं से बाएं बाएं लिखी जाती है। तो समझ रहे हैं हम लोग जैसे ऐसे लिखते हैं, फिर यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ऐसे लिखते हैं, लेकिन उनकी जो लिपि है तो ये बायां होगा, यहाँ से इस साइड लिखेंगे, फिर इस साइड से इस साइड लिखेंगे। तो उनकी लिपि पहले बाएं से दाएं जाते हैं, फिर दाएं से बाएं तक आते हैं। इतना लिखिए होगा। अब चलिए आगे में कुछ विशेष आपको बताता हूँ। सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं बताते हैं। अब हेडलाइन से सभ्यता की विशेषताएं। सबसे पहले लिखिए यह एक नगरीय सभ्यता थी। यह एक नगरीय सभ्यता थी। यहाँ अच्छा नीचे से दूसरी लाइन थी। यहाँ पक्के मकान जो पक्की ईंटों से बने थे बनी यहाँ पर पक्के मकान मिले। एक नगरीय सभ्यता थी और वो पक्के मकान जो है पक्की ईंटों से बने थे। ईंटों का अनुमान जो ईंटें बनती थी वो 4, 2 और 1 के अनुमान में थी। और विशेषताओं में लिखिए सभ्यता की विशेषताओं में यहाँ पर उन्नत जल निकासी थी। यहाँ उन्नत जल निकासी थी। वो जो नालियां मिली हैं वो लकड़ी की और सीमेंट की नाली, व्यवस्थित नालियां थी। और जो वो सड़कें जो थी, जैसे एक शहर की सड़कें होती ऐसे ऐसे चौराहा होता है ना, तो सड़कें संपूर्ण पर काटती थी, एक दूसरे को संपूर्ण करती थी। सड़कें एक दूसरे को संपूर्ण पर काटती थी। ये और जो नगर था, जो ये इसके नगर उनको 2 भागों में बांटा गया था। यहाँ के नगर 2 भागों में बटे रहते थे। ऐसे ही आप लिखिएगा जैसे लिखवा रहे हैं हूबहू आपको लिखना है। इससे आप कम से कम लिखेंगे और ज्यादा से ज्यादा चीजें आपको समझ पाएंगी और लंबे समय के लिए होंगी। एक ऊपरी भाग होता था, एक निचला भाग होता था। यहाँ पर मतलब एक जो अपने आप को ऊंचा या विद्वान समझते हैं, राजा, इस तरह के लोग ऊपरी भाग में रहते थे, लेकिन ये निचले भाग में जनता रहती थी, जनता निवास करती थी। लिख लीजिएगा। ये उन्नत जल निकासी के बारे में यहाँ पर एक चीज और जोड़नी चाहिए। क्वेश्चन लिख दीजिए, सबसे सिंधु सभ्यता की सबसे उन्नत जल एक प्रश्न आया करता है कि सिंधु सभ्यता में सबसे उन्नत जल प्रणाली किस जगह की थी। तो आप इसीलिए इसमें लिखवा दे रहा हूं सबसे उन्नत जल निकासी आप लोग लिख लीजिए धौला बिना गुजरात। सबसे उन्नत जल निकासी प्रणाली धौला बिना गुजरात की थी। इतना लिखा रखा हूं। लिखते रहिए भाई, हमें जल्दी कंप्लीट करना है सिंधु सभ्यता, उसके बाद वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे। आप मोहनजोदड़ो
मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से एक हमें बृहद स्नानागार प्राप्त हुआ। मोहनजोदड़ो, अगर कभी कभी प्रश्न आ जाता है किसी भी सभ्यता का सबसे बड़ा, ये सबसे विशाल इमारत क्या थी, तब बृहद स्नानागार नहीं, आगे बढ़ेंगे हम आपको, तब हमें लिखना है अन्ना। लेकिन अगर पूछा जाए कि मोहनजोदड़ो की सबसे विशाल इमारत कौन सी थी, तब होगा बृहद स्नानागार। एक स्नानागार जैसे अभी वर्तमान समय में आपने देखा होगा पूल होता है, मतलब तालाब, आप लोग सब लोगों ने देखा होगा, वैसे ही वहां एक स्नानागार था जो लगभग 11 फीट लंबा और 60 फीट चौड़ा, और ये लगभग 2 मीटर गहरा, ऐसा। तो इसको भी लिख लीजिए, इसकी माप लिख लीजिए, आप आ जाता है छोटे एग्जामों में, लेकिन बड़े एग्जामों में इसका माप लिखा जाता है, इसलिए लिख लीजिए। इसका जो बृहद स्नानागार था, इसकी लंबाई थी 11.88 लंबा मीटर लंबा था। ये 7.01 मीटर ये चौड़ा था, और ये 2.43 मीटर ये गहरा था। लेकिन हो गया। और इसके आगे ये जो स्नानागार थे, लिखिए, ये जो स्नानागार थे, स्नानागार के समीप पुरोहित आवास प्राप्त हुई। पुरोहित तो आप जानते हैं, जो कर्मकांड करवाते हैं उनको पुरोहित कहा जाता है। हो गया। मोहनजोदड़ो में जो हमें बृहद स्नानागार प्राप्त हुआ है, उससे के पास पुरोहित आवास प्राप्त हुआ है। इससे अंदाजा ये लगाया जा सकता है कि ये सभ्यता धार्मिक सभ्यता थी, और पुरोहित स्नानागार के अगर पास में निवास करता था तो सुबह उठता रहा होगा और स्नान करके पूजा वगैरह करता रहा होगा। तो इसलिए इसको एक मोटा मोटा अंदाज लगाया जा सकता है कि ये धार्मिक लोग भी थे। लेकिन इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब स्नानागार तो मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत थी, लेकिन आप हड़प्पा वगैरह लिखिए थोड़े से, नहीं पढ़ लीजिए, नहीं तो आपको दिक्कत होगी, कंफ्यूजन हो जाए। हड़प्पा से प्राप्त एक अन्ना से प्राप्त अन्नागार, एक अन्नागार प्राप्त हुआ हड़प्पा से। वो इस अन्नागार से काफी ज्यादा बड़ा था। सिंधु सभ्यता का जब देखा जाए तो सबसे बड़ी क्या कहते हैं इमारत, हम इस अन्नागार को ही कहते थे। अन्नागार का मतलब होता है जिसमें हम लोग अपना अन्न एकत्रित रखते हैं। जैसे धान की फसल आई तो उस फसल के आने के बाद हम जो हमें जरूरत हो उतना यूज कर लेते हैं, और बाकी को भविष्य के लिए एकत्र करके रखते हैं। ऐसा एक स्थान, इसमें एक विशाल इमारत थी, उसमें छोटे छोटे एक गड्ढे नाम बनाकर और सुरक्षित अनाज रखा जाता है, जिससे कीट पतंग ना लगे और इन सब व्यवस्थाओं के लिए। अब इसकी लंबाई चौड़ा देख लीजिए, ये लंबा चौड़ा जीविका के कहा जाता है ना, ये लगभग और ये था फिर भी बहुत ज्यादा हो जाएगा, ये रहा होगा। मतलब इसको बोल सकते हैं कि मोटा 45 मीटर लंबा और ये 15 मीटर चौड़ा अन्नागार जो हुआ है, इतना उसकी ये थी। सिंधु सभ्यता की सबसे विशाल इमारत यही थी, मतलब इससे बड़ी इमारत में कोई नहीं सिंधु सभ्यता प्राप्त हुई है। 1 मिनट का ब्रेक लेंगे, फिर उसके बाद कंटिन्यू करेंगे।